हेलो एवरीवन। चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे हीट एंड थर्मोमीट्री यानी कि ऊष्मा और ऊष्मामिति। इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स हम देख चुके हैं या 3 पार्ट हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, हीट एंड थर्मोमीट्री वाला जो चैप्टर है यानी कि ये जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें हमें 5 टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, scales of temperature and their relationship, and types of thermometer। इन 5 में से 2 टॉपिक हम शुरू के अपने कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला जो टॉपिक हमने देखा था कल, उसमें हमने उसका एक्सपेरिमेंट देखा था, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसका एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है और थ्योरी में भी एक्सपेरिमेंट काम आता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट पार्ट हमने इसका कल देख लिया था। आज हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एक्सपेरिमेंटल पार्ट यानी कि प्रयोगशाला में आके हमें इसे कैसे प्रूव करना है या कैसे एक्सपेरिमेंट करना है इसका, वो हम कल देख चुके थे। इसकी थ्योरी आज देखते हैं। देखिए, न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है। हमने कल देखा था कि अगर कोई गर्म वस्तु है तो वो अपनी सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करती है और टाइम के साथ ऊष्मा का मान ट्रांसफर करती जाती है। खुद के अंदर ऊष्मा कम होती जाती है और अपने सराउंडिंग को ऊष्मा वो देती जाती है। यानी कि इस चीज को हम कह सकते हैं कि वो जो गर्म पिंड है उसके अंदर ऊष्मा का क्षय होता है, हीट लॉस होता है। ये जो हीट लॉस है इसकी रेट जो होती है यानी कि ऊष्मा क्षय की दर जो है वो माइनस dQ/dt ली जा सकती है, जहां पर dQ जो है वो क्या है, ऊष्मा में जितना परिवर्तन हो रहा है उसे बताता है। dt है वो टाइम पीरियड जिसके अंदर ऊष्मा dQ का मान, ऊष्मा के मान में dQ परिवर्तन हो जाता है। और माइनस साइन इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारी हीट लॉस हो रही है यानी ऊष्मा का क्षय हो रहा है। समय के साथ ऊष्मा की वैल्यू कम हो रही है गर्म पदार्थ में, इसलिए ऊष्मा क्षय की दर क्या हो गई, माइनस dQ/dt। अब एक हमने माना था कि कोई वस्तु है उसका कुछ तापमान होगा और उसकी सराउंडिंग है कोई, उसका कुछ तापमान होगा। तो हमने मान लिया कि वो जो वस्तु है वो T2 टेम्परेचर पे है और उसकी जो सराउंडिंग है वो T1 टेम्परेचर पे है। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि ये जो माइनस dQ/dt है, ये पिंड और उसके परिवेश के तापों के अंतर यानी कि पिंड का ताप और परिवेश का ताप और उन दोनों का अंतर। तो पिंड का ताप है होता है हमारा T2 हमने माना है, परिवेश का ताप हमने माना है T1, दोनों का अंतर क्या हो गया T2 माइनस T1। तो न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि ये जो माइनस dQ/dt की वैल्यू है ये T2 माइनस T1 के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी T2 माइनस T1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही माइनस dQ/dt की वैल्यू ज्यादा होगी, और T2 माइनस T1 की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही dQ/dt की वैल्यू कम होगी। देखिए, कल के लेक्चर में जब हमने इसे लिखा था तो हमने इसे लिखा था T माइनस T0। तो यहाँ हमने पिंड का ताप लिया था T और सराउंडिंग का ताप लिया था T0। इसी तरीके से किसी और बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा थीटा माइनस थीटा 0 या थीटा 2 माइनस थीटा 0, सॉरी थीटा 2 माइनस थीटा 1। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी उससे आप डिनोट कर दीजिए सिंबल से, जैसे यहाँ पर T2 माइनस T1 लिया है या कल हमने देखा था T माइनस T0 लिया था। तो किसी भी मेथड से या कहीं थीटा माइनस थीटा 0 भी आ रहा है, जिस भी विधि से डिनोट किया हुआ है, हमें देखना है पिंड का तापमान माइनस उसके सराउंडिंग का तापमान। चाहे अब वो आप T2 ले लीजिए, X ले लीजिए, Y ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो।
तो T2 माइनस T1, या शब्दों में कहा जाए पिंड और उसके परिवेश के ताप का अंतर आपको देखना है। ये अंतर जितना ज्यादा होगा ऊष्माक्षय की दर उतनी ही ज्यादा होगी। आगे ये देखा गया, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो नियम है ये केवल शॉर्ट तापांतरण के लिए ही लागू होता है, यानी जहां तापमानों का अंतर कम होता है वहीं ये रूल वैलिड होता है। जैसे मान लीजिए शॉर्ट कम का मतलब, अगर कहीं टेम्परेचर 10 डिग्री है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 5 डिग्री है तो डिफरेंस हो गया 5 डिग्री का। या फिर कहीं 40 है और सराउंडिंग का वस्तु का टेम्परेचर 40 डिग्री है और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए कि 35 डिग्री है या 30 डिग्री है। कहने का मतलब शॉर्ट जो तापांतर होते हैं उनके लिए ही ये रूल वैलिड होता है। अगर तापांतर का मान ज्यादा है, जैसे कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है तापमानों में, तो ये रूल इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। आगे कहा जाता है कि जो विकिरण द्वारा ऊष्मा का क्षय होता है, ये जो हमारा पिंड है उसकी सरफेस कैसी है, उसके पृष्ठ की प्रकृति कैसी है, और जो खुला हुआ पृष्ठ है यानी कि जहां से हमारी हीट लॉस हो रही है। जैसे एक चाय का कप ले लीजिए, तो चाय के कप में जो ऊपर की सतह है जहां से हमें भाप उठती हुई दिखाई देती है, उस खुले पृष्ठ का एरिया कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए ये लिखा जा सकता है कि ये जो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी है, ये हमें दिया क्या गया है कि ये समानुपाती होता है T2 माइनस T1 के। समानुपाती का निशान हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर का निशान लगा देते हैं समानुपाती की जगह, और राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसको किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू होगी K इंटू T2 माइनस T1। ये हमने दे दी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर K क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जो कि किस किस पे डिपेंड करेगा। हमने अभी जो दो चीजें देखी थी कि ऊष्मा का क्षय किस पे डिपेंड करेगा, पृष्ठ की प्रकृति पर और उसके क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो K है ये डिपेंड करेगा पिंड के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर और उसकी प्रकृति पर। अब हम मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का कोई कण है और उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है वो स्मॉल s है। यानी कोई पिंड है या कोई बॉडी है हमारी, जो भी वस्तु है हमारी, वो उसका द्रव्यमान जो है वो m है और जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है उसकी वो s है। और ये T2 ताप पर है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो है T2। ठीक है, साथ ही हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो सराउंडिंग है यानी कि इसके आसपास का जो एरिया है उसका टेम्परेचर है T1। अब जितने टाइम इंटरवल में हमें चेंज देखना है, यानी कि ऊष्मा का ह्रास हम जितने टाइम इंटरवल में देख रहे हैं वो मैंने मान लिया कि dt है। ठीक है, यानी हमारा कोई पिंड है, द्रव्यमान उसका m है, विशिष्ट ऊष्माधारिता s है, उस पिंड का तापमान है T2, परिवेश का तापमान है T1, और dt समय अंतराल में इसका जो तापमान है वो dT2 कम हो जाता है। T2 तो अभी है, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो अभी है, और 5 मिनट बाद इसका मान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो ये जो 5 मिनट है ये तो हो गई हमारी dt, और जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है वो हो गया हमारा dT2। इतना टेम्परेचर वो कम हो जाता है। तो हीट लॉस कितना होगा इस केस में, dQ का मान हमें मिलता है जितना द्रव्यमान है इंटू जितनी उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता है और इंटू जितना टेम्परेचर में कमी आती है। यानी dQ की वैल्यू हमें क्या मिली, जो हीट हमारी लॉस हो गई, ऊष्मा का जो क्षय हो गया वो क्या हो गया, m इंटू s इंटू डी T2। ठीक है, इसलिए अगर हमें ऊष्मा ह्रास की दर निकालनी हो, यानी कि dQ तो हम निकाल चुके कि ऊष्मा ह्रास जो है, कुल ऊष्मा ह्रास है वो dQ के बराबर होता है। अगर दर निकालें तो दर का मतलब होता है कि हमें समय के सापेक्ष कोई चीज का मान निकालना है। तो दर हमें मिलेगी dQ अपॉन dt, यानी कि
dt से हमें इसे डिवाइड करना है। तो ये जो dq का मान हमें मिला था, इसमें दोनों पक्षों से हम dt को डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या बनी, dq अपॉन dt का मान हमें मिला m इंटू s इंटू dt2 अपॉन dt। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी और 2 थी, इसे मान लीजिए जो अभी हमने निकाला इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब एक है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि माइनस एम एस इंटू डी टी टू अपॉन डी टी की वैल्यू हमें मिल गई के इंटू टी टू माइनस टी वन। दोनों वैल्यूज डी क्यू अपॉन डी टी की थी, तो हमें वैल्यूज मिल गई माइनस एम एस डी टी टू अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू टी टू माइनस टी वन। ये हमारी एक इक्वेशन बनी। अब देखिए जो कैपिटल टी वाली टर्म्स हैं उन्हें एक साइड रख लीजिए और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड रख लीजिए। यानी कैपिटल टी किस किस में आ रहा है, एक तो डी टी टू में आ रहा है, दूसरा टी टू माइनस टी वन वाले में आ रहा है, उसके अलावा कहीं कैपिटल टी नहीं है। तो इन टर्म्स को तो एक साइड रख लीजिए, तो हमें वैल्यू मिली डी टी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन। बची हुई टर्म्स को सारे बराबर के दूसरी साइड भेज दीजिए, तो वैल्यू मिली बराबर माइनस के अपॉन एम एस इंटू डी टी। अब ये जो माइनस के, ये जो के अपॉन एम एस है यानी स्मॉल के अपॉन एम एस है, इसे मैंने मान लिया पूरी चीज को। देखिए के हमने कांस्टेंट लिया था, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होगा और उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता भी हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कि के अपॉन एम एस जो है ये वैल्यूज हमें कांस्टेंट मिलेंगी। ये जो कांस्टेंट है इसे मैंने मान लिया कि ये कैपिटल के है, तो मुझे वैल्यू क्या मिली, डी टी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन का मान मिला माइनस के इंटू डी टी के बराबर। ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इक्वेशन जो 3 है यानी कि डी टी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन बराबर माइनस के डी टी, इस इक्वेशन 3 को हम दोनों साइड से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी कि समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करने का मतलब, जब आप मैथ्स की क्लास लेंगे उसमें आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगर कोई 1 अपॉन एक्स का समाकलन करना है आपको एक्स के सापेक्ष, तो वैल्यू आती है आपके पास log x। तो हमें t2 माइनस t1 को एक बार के लिए x मान लीजिए, इसका समाकलन करना है तो वैल्यू आपको मिलेगी log t2 माइनस t1। लेफ्ट हैंड साइड का समाकलन किया तो हमें वैल्यू मिलेगी log t2 माइनस t1। राइट हैंड साइड का जब हम समीकरण 3 में समाकलन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस के टी प्लस सी। ये मैथ्स में समाकलन का सिंपल सा रूल है, जब आप समाकलन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, या अगर अभी तक आप पढ़ चुके हैं तो आपको ये चीज आती होगी। तो log t2 माइनस t1 की वैल्यू हमें मिली माइनस के टी प्लस सी। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि y बराबर mx प्लस सी, ये एक सरल रेखा का समीकरण होता है। अगर समीकरण 4 में लेफ्ट हैंड साइड को आप y माने और राइट हैंड साइड को आप देखें तो वो टर्म आपको दिखेगी माइनस एम एक्स प्लस सी जैसी। x की जगह हमारे पास यहाँ t है और m की जगह कैपिटल K है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी एक माइनस एम एक्स माइनस के टी प्लस सी के बराबर। इसकी तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से आप करेंगे तो देखेंगे कि समीकरण 4 जो है ये एक सरल रेखा का समीकरण है, जो कि ऐसे नीचे की तरफ, जिसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है। जो आपको फिगर में ग्राफ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ आपको समीकरण 4 से मिलता है। सरल रेखा मिल रही है और इसका स्लोप जो है वो नीचे की तरफ है, घटता हुआ है, यानी कि ऊपर बढ़ती हुई रेखा नहीं है, नीचे झुकी हुई रेखा है। तो log t2 माइनस t1 और t के बीच में जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको, जैसा आपको फिगर में ग्राफ दिखाई दे रहा है, वैसा ग्राफ प्राप्त होता है। समीकरण 4 से ही अगर आप log को दूसरी साइड भेज दें, बराबर के दूसरी साइड भेज दें, तो t2 माइनस t1 का मान आपको मिलेगा
e की पावर माइनस kt प्लस c के बराबर, और यहाँ से आप पक्षांतरण करके T2 का मान निकाल सकते हैं। तो T2 आपको मिला, T2 बराबर T1 प्लस c डैश e की पावर माइनस kt, जहां e की पावर c को इसने c डैश लिखा है और इसे समीकरण 5 दे दिया है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको समाकलन करना है, समाकलन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो समीकरण 4 मिल जाएगी और लॉग और इनका पक्षांतरण कर देंगे तो आपको T2 का मान मिल जाएगा। कल जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उसी का डायग्राम भी यहाँ मैंने बनाया है, एक बार फिर से देख लेते हैं, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। एक न्यूटन वाला शीतलन के नियम का पात्र था जो कि बाहर V से लिखा हुआ है, आउटर बाउंड्री है। उसके अंदर एक कैलोरी मीटर है जिसे C से लिखा गया है। एक विलोडक यानी कि स्टिरर आपको दिख रहा होगा। एक थर्मोमीटर लिया गया है जो कि टेम्परेचर आपका T2 नाप रहा है। क्यों? क्योंकि T2 आपका वो तापमान है जो कि आपकी गर्म वस्तु का है और हमने पानी लिया है गर्म वस्तु के तौर पे, इसलिए टेम्परेचर T2 आपको इस थर्मामीटर की सहायता से मिल जाता है। इसी तरीके से ये जो पात्र है, इस सराउंडिंग का इस पानी के या उस गर्म वस्तु के सराउंडिंग का टेम्परेचर देखने के लिए आपको एक दूसरा थर्मोमीटर चाहिए जो कि आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 नाप के आपको दे रहा है। यानी एक्सपेरिमेंटली जब लैब में देखेंगे तो एक न्यूटन के शीतलन नियम वाला पात्र लेंगे, कैलोरीमीटर में गर्म पानी लेंगे, उसके साथ पात्र के साथ न्यूटन के शीतलन नियम वाले एपरेटस के साथ विलोडक होता ही है, 2 थर्मामीटर लेंगे, एक से हम पानी का तापमान नापेंगे और दूसरे से हम इसकी सराउंडिंग का तापमान नापेंगे। तो हमें T2 थर्मामीटर से तापमान T2 मिल जाएगा और T1 थर्मामीटर से हमें सराउंडिंग का तापमान T1 मिल जाएगा। T2 और T1 की ये वैल्यूज हम इन दोनों थर्मामीटर से लैब में आकर नाप लेंगे, दोनों वैल्यूज लिख लेंगे, T2 माइनस T1 की वैल्यू निकाल लेंगे और log T2 माइनस T1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। उसके साथ ही ये जो T2 और T1 की जो रीडिंग ली थी हमने, ये अलग अलग टाइम पे ली थी। मतलब कल जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मान लीजिए मैंने 12 बजे रीडिंग ली T1 और T2 दोनों की, वो नोट कर ली, फिर 12:30 पे रीडिंग ली, वो नोट कर ली, फिर 12:01 पे रीडिंग ली, वो नोट कर ली। तो ये जो टाइम पीरियड है इसे हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और log T2 माइनस T1 की जो वैल्यू है उसे हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे। जब हम ग्राफ बनाते हैं इनके बीच में तो एक्सपेरिमेंटली भी हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलती है नेगेटिव स्लोप के साथ, जो कि हमने अभी इसमें देखा था। थ्योरेटिकली भी हमने इसे प्रूव किया कि एक स्ट्रेट लाइन आती है और एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन आती है। इस तरीके से कल के लेक्चर में हमने देखा कि हमें लैब में आके ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है और आज के लेक्चर में हमने उसकी थ्योरी देखी है न्यूटन के शीतलन नियम की, कि हमें थ्योरी कैसे प्राप्त होती है और कैसे फॉर्मूला आता है। और साथ ही हमने देखा कि कल जो एक्सपेरिमेंटली हमने वेरीफाई किया था और आज जो थ्योरेटिकली हमने वेरीफाई किया है वो दोनों एक जैसे प्राप्त होते हैं या नहीं होते। तो हमने देखा कि दोनों तरीके से हम जो प्रैक्टिकल करके देखते हैं उसमें भी हमारा ग्राफ ऐसा ही आता है और जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग भी ग्राफ हमारा ऐसा ही आता है। इसी के साथ हमारा जो ये न्यूटन का शीतलन नियम है ये टॉपिक कवर हो जाता है, इसकी थ्योरी प्लस इसका एक्सपेरिमेंट दोनों कवर हो जाते हैं। कल के लेक्चर में हम एक और नया टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।